अस्सलाम एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोडोंटिक्स में जो है वो शुरू के 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट बेस लाइन होती है आपकी ऑर्थो की, आपकी प्रॉफिट से। मेरा प्रॉफिट का एडिशन पुराना है, 5th एडिशन है। आप लोग के पास जो भी करंट हो आपने उसको फॉलो करना है। तो चैप्टर 1 हमारा है इसमें मैल अक्लूजन एंड डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसमें ऑर्थो की सिर्फ हिस्ट्री लिखी हुई है कि ऑर्थोडोंटिक्स कैसे इन सोसाइटी में इंट्रोडक्शन हुआ, उसका कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया और क्या डेफिनेशंस हैं, बस बेसिक्स है इसमें। और बाकी सारी फजूल रिसर्चेज हैं और हिस्ट्रीज वगैरह हैं, तो हमने इतना कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो याद रखने वाली हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 1850s के बाद जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मन किंग्सले। ठीक है, ओरल डिफॉर्मिटीज, उसका नाम नॉर्मन किंग्सले था, लेकिन उसने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था नॉर्मन किंग्सलेज ओरल डिफॉर्मिटीज, जिसके अंदर उसने ऑर्थोडोंटिक्स की बात की हुई थी और ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। ठीक है, मतलब क्या होती है, कैसा होता है। और ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज एक्स्ट्रा ओरल फोर्सेस टू करेक्ट प्रोट्यूडिंग टीथ। जो भी आपके टीथ बाहर की तरफ निकले हुए थे, प्रोट्यूड हो रहे थे, उनके लिए उसको वापस से एक आर्च में एक अच्छी सी उसको आर्च देने के लिए उसने वो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज एक्स्ट्रा ओरल फोर्सेस। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द पायनियर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल सी बात है, इसका अगर कभी बीसीक्यू आ गया ज़िंदगी में तो ये था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मोस्टली काम किया था ऑर्थोडोंटिक्स में वो था एडवर्ड एच एंगल, जिसने 1980 में 1890 में जो है वो आया था एज अ फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, तो एक बीसीक्यू आ सकता है फैक्चुअल के हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स, दैट इज़ योर एडवर्ड एच एंगल। ठीक है, इसने दिया था हमारे पास एंगल्स क्लासिफिकेशन, मोलर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एंगल्स मोलर क्लासिफिकेशन में क्या बात होती है हमारी कि उसने 4 क्लासेस दी थी, नॉर्मल अक्लूजन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, बात क्या की थी उसने कि जो भी हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ मैल अक्लूजन है includes first clear and simple definition of normal occlusion in the natural dentition। और एंगल्स पोस्टुलेट हमारे पास क्या वो करते हैं कि अपर फर्स्ट मोलर आर द की टू ऑक्लूजन। क्या बोला एंगल ने कि जो हमारे पास अपर फर्स्ट मोलर्स हैं दे आर द की टू ऑक्लूजन। फिर उसने क्या बोला कि अपर और लोअर मोलर्स जो हैं शुड बी रिलेटेड सो दैट द मीजियो बकल कास्ट ऑफ द अपर मोलर ऑक्लूड इन द बकल ग्रुप ऑफ द लोअर मोलर। उसने क्या बोला कि ये अगर हमारे पास एक अपर मोलर है और ये अगर हमारे पास एक लोअर मोलर है, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि मीजियो बकल, ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है, तो जो मीजियो बकल कस्प है ऑफ द अपर मोलर, ठीक है, वो बकल ग्रूव, ये जो है आपका बकल ग्रूव, अगर मैं बोलूं कि ये आपका बकल ग्रूव है, ठीक है, तो मीजियो बकल कस्प ऑफ द अपर मोलर शुड सिट इन द बकल ग्रुप ऑफ द लोअर मोलर। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से बैठ रहा है तो हमने क्या बोला कि ये है आपका क्लास 1 नॉर्मल ऑक्लूजन। ठीक है, क्लास 1 और नॉर्मल ऑक्लूजन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये आपका मीजियल साइड आ गया, ये आपका डिस्टल साइड आ गया। ठीक है, तो ये आपका मीजियो बकल कास्ट ऑफ द अपर मोलर ऑक्लूड किस में कर रहा है, बकल ग्रुप ऑफ द लोअर मोलर। ये बोला था एंगल ने। फिर उसने आगे क्या बात की कि हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ मैल अक्लूजन दी उसने बेस्ड ऑन द ऑक्लूजन रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट मोलर। क्लास 1 उसने बोला कि नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, बट द लाइन ऑफ ऑक्लूजन इन इज इनकरेक्ट बिकॉज द मैलपोज टीथ रोटेशन, बिकॉज ऑफ द मैलपोज टीथ रोटेशन और अदर कॉजेज। कह रहा है कि नॉर्मल ऑक्लूजन और ये है आपकी लाइन ऑफ ऑक्लूजन। ठीक है,
आपकी ग्रूव टू ग्रूव और फिर इंसाइजल मार्जिन एंड देन बैक टू ग्रूवल एरिया, ये आपकी है मैक्सिलरी की लाइन ऑक्लूजन। सिमिलरली आपकी लोअर की लाइन ऑफ ऑक्लूजन। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि क्लास 1 और नॉर्मल के अंदर फ़र्क इतना ही है जितना ये कि क्लास 1 के अंदर जो आपकी ऑक्लूजन होगी वो आइडियल ऑक्लूजन होगी, आपके नॉर्मल मोलर्स भी मिल रहे होंगे और आपकी सेंट्रल लाइन ऑफ ऑक्लूजन होगी। लेकिन क्लास 1 के अंदर मोलर तो सही मिल रहे होंगे लेकिन लाइन ऑफ ऑक्लूजन सही नहीं होगी। ये चीज़ जो है ना, ये क्लास 1 के अंदर सही नहीं होगी और नॉर्मल ऑक्लूजन के अंदर ये भी सही होगी और मोलर रिलेशनशिप भी सही होगा। ठीक है, क्लास 2 के अंदर उसने बोला क्या है कि लोअर मोलर इज डिस्टली पोजिशन रिलेटिव टू द अपर मोलर एंड द लाइन ऑफ ऑक्लूजन इज नॉट स्पेसिफाइड। क्लास 2 में उसने बोला कि जो लोअर मोलर है आपका वो क्या है, डिस्टली बैठा हुआ है, वो इस तरफ जाके बैठा हुआ है लोअर मोलर, और अपर मोलर जो है वो सॉरी, क्लास 2 में वो कह रहा है कि लोअर मोलर इज डिस्टली पोजिशन इन कंपैरिजन टू द अपर मोलर, जिसकी वजह से लाइन ऑफ ऑक्लूजन हमारी सही नहीं आ रही। तो ये आपकी क्या है, क्लास 2 मेल ऑक्लूजन। और क्लास 3 के अंदर वो क्या बोल रहा है कि लोअर मोलर इज मीजली पोजिशन टू द कंपेयर टू द अपर मोलर, जिसकी वजह से हमारे पास लाइन ऑफ ऑक्लूजन सही नहीं आ रही। नॉर्मल ऑक्लूजन के अंदर, इन शॉर्ट नॉर्मल ऑक्लूजन के अंदर क्या बात की हुई है कि हमारे पास जो अपर मोलर का बकल कस्प है, ठीक है, मीन्स जो बकल कस्प है वो लोअर मोलर के बकल ग्रुप में बैठेगा। दिस इज योर नॉर्मल ऑक्लूजन। क्लास 1 मेल ऑक्लूजन में उसने क्या बात की कि तुम्हारा बकल मीन्स जो बकल कस्प जो है अपर मोलर का वो बैठ रहा है बकल ग्रुप के अंदर, लोअर के बकल ग्रुप के अंदर, लेकिन आपका जो लाइन ऑफ ऑक्लूजन है वो सही नहीं है, इस वजह से वो नॉर्मल ऑक्लूजन नहीं है, इट्स योर क्लास 1 मेल ऑक्लूजन। क्लास 2 में वो क्या बोल रहा है कि आपका जो लोअर मोलर है वो डिस्टली प्लेस्ड है अपर मोलर के उस पर। ठीक है, और क्लास 3 में क्या बोल रहा है कि जो लोअर मोलर है वो मीजली प्लेस्ड है कंपेयर टू अपर मोलर। ये 3 क्लासेस ऑफ ऑक्लूजन जो है वो मेल ऑक्लूजन आपके एंगल्स ने डिस्क्राइब की थी। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे बाकी यही बात लिखी हुई है कि नॉर्मल ऑक्लूजन एंड क्लास 1 मेल ऑक्लूजन जो होती है ये आपकी सेम मोरल रिलेशनशिप में होती है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द टीथ ऑफ लाइन ऑफ ऑक्लूजन जो होती है ना वो अलग होती है। ठीक है, वो सेम नहीं होती दोनों में, क्लास 1 में मेल ऑक्लूडेड होती है। ठीक है, फिर वक्त के साथ हमारे पास रेडियोग्राफ आ गए और रेडियोग्राफ में फिर हमारे पास सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफी आ गई विच इनेबल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट, ये इस पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, गुम ना हो जाना, कि ये वाली बात। ठीक है, कि जब सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ आए तो हमारे पास जो ऑर्थोडोंटिस्ट थे उनको जॉ की जॉ पोजीशन और टूथ रिलेशन को चेंजेस मेजर करने आ गए बाय ग्रोथ एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी काम हुआ। तो रेडियोग्राफ जब आए तो हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ कि जो क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 मेल ऑक्लूजन है वो ज़रूरी नहीं है कि टूथ पोजीशन आपकी गलत हो। इट कैन बी बिकॉज ऑफ कि आपका जॉ की पोजीशन गलत हो। ठीक है, आपकी जॉ आगे पीछे बनी हो जेनेटिकली। ठीक है, तो ये हमें पता चला किससे, सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ से, जिसकी वजह से हमारे पास फिर क्या आ गया, जॉ भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर आ। अच्छा, फिर हमने आगे बात की है, हमारे पास इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे इस पेज पे हमारे पास बात की हुई है डायस्टीमा के बारे में, ओवर जेट, ओवर बाइट और ओपन बाइट के बारे में। ठीक है, तो डायस्टीमा, सबसे पहले तो डायस्टीमा होता क्या है। डायस्टीमा दो दांतों के दरमियान गैप को बोलते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इट्स कॉल्ड डायस्टीमा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास मैक्सिला में प्रेजेंट कर रहा होता है और चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, जब बचपन होता है, जब छोटे होते हैं बच्चे, तो चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमनली हमारे पास डायस्टीमस के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैनाइन एरप्ट नहीं हुए होते या कैनाइन एरप्टिंग स्टेज में होते हैं।
तो दो सेंट्रल्स के दरमियान सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान जो है ना गैप होता है। अगर वो गैप 2 mm है या 2 mm से कम का है तो वो नेचुरली जब कैनाइन एरप्ट होंगे उसमें बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो 2 mm से ज्यादा है तो फिर आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा कोई भी डेंटल प्रोसीजर करके। अब वो डेंटल ऑर्थोडोंटिक्स हो सकती है या आप उस पर फिलिंग वेनेरिंग करके उसको वो कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द गैप कितना है। ठीक है, ये हो गया आपका डायस्टीमा। फिर आपकी बात की हुई है ओवरजेट के बारे में। ओवरजेट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ओवरलैप ऑफ द इंसाइजर्स। ठीक है, नॉर्मली इंसाइजर्स कैसे होते हैं? इन कॉन्टैक्ट विद द अपर इंसाइजर अहेड ऑफ द लोअर बाय ओनली थिकनेस ऑफ देयर इंसाइजर एजेस। थोड़ा सा इंसाइजर एज जितना जो होता है वो गैप होता है दो दांतों के दरमियान, और जो नॉर्मल होता है। ठीक है, जब आप दांत मिलाते हो तो आपका यू करके कांटेक्ट आता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है नॉर्मली। लेकिन ओवर जेट में क्या होगा? ज्यादा गैप आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो? ठीक है, आपके इंसाइजर थोड़े से बाहर की तरफ प्रोट्यूड होंगे, अपर इंसाइजर। ठीक है, तो दिस इज योर ओवर जेट। नॉर्मल ओवर जेट हम कितना बोलते हैं कि 2 to 3 mm का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लोअर इंसाइजर, ये आपका अपर इंसाइजर है, लोअर इंसाइजर अगर अपर इंसाइजर के आगे हो तो हम बोलते हैं कि यह है रिवर्स ओवरजेट या एंटीरियर क्रॉस बाइट। ठीक है, इसकी भी करेक्शन की नीड होती है। तो ये बात हो गई हमारे पास ओवरजेट के बारे में। फिर हमारे पास बात की हुई है ओवर बाइट और ओपन बाइट के बारे में। ओवर बाइट इज के थोड़ी सी आपकी डीप बाइट है। ठीक है, ओवर बाइट इज डिफाइंड एज द वर्टिकल ओवरलैप ऑफ द incisor. Normally, the incisor edges contact with the lingual surface or the cingulum of the upper incisor. ठीक है, ये आपका अपर इंसाइजर है, ये आपका अपर इंसाइजर का सिंगुलम है। ठीक है, अगर आपका लोअर इंसाइजर का इंसाइजर एज इस सिंगुलम के साथ लग रहा है, इन कांटेक्ट है, तो ये आपकी ओवर बाइट है। ठीक है, और अगर आपका इंसाइजर एज नहीं लग रहा सिंगुलम के साथ, बंद करने के दरमियान एक गैप आ रहा है, तो ये आपकी ओपन बाइट है। ठीक है, ओवर बाइट नॉर्मली कितनी होती है? 1 to 2 mm की ओवर बाइट हम नॉर्मल समझते हैं। इससे ज्यादा है तो फिर करेक्शन की नीड है। ठीक है, और ओपन बाइट के बारे में क्या है? देयर इज नो वर्टिकल ओवरलैप एंड द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ द इंसाइजर इज मेजर्ड टू क्वांटिफाई इट्स सिवियरिटी। ठीक है, ओवर मतलब ओपन बाइट क्या होती है? दो इंसाइजर एजेस हैं अपर और लोअर के, वो मीट नहीं कर रहे हैं और बीच में गैप आ रहा है, दैट इज योर ओपन बाइट। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या बात की हुई है? फिर इसमें बात की हुई है हु नीड्स ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें चैप्टर में इतना कुछ वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। अच्छा, इस चैप्टर में इतना कुछ फैक्चुअल मतलब इतना कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्ट्स तो है। मोस्टली हिस्ट्री बात की हुई ऑर्थोडोंटिक्स की। ठीक है, कि क्या है, कैसी आई, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ टू द वर्ल्ड, किसने क्या काम किया, इस तरह की बातें हुई हैं। और बहुत फैक्चुअल और बेसिक जो आपकी बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए ऑर्थो के बारे में वो है। तो इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें से कवर करवा रही हूँ जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अदर देन दैट यू कैन रीड द चैप्टर, और उसमें भी फिर कुछ समझ में नहीं आया कॉपी पेस्ट कर दो कमेंट्स में और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इतना कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जो अच्छी डिटेल स्टार्ट होगी हमारे पास ऑर्थो की वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगी। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि हु नीड्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हमने किसको जरूरत है ट्रीटमेंट की? ऑर्थो को ट्रीटमेंट की। तो हमारे पास प्रोट्यूडिंग टीथ हैं, इरेगुलर टीथ हैं, मैल अक्लूडेड टीथ हैं। ठीक है, इस तरह के पेशेंट अगर प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं तो हम वो करेंगे, उनको ट्रीटमेंट नीड है। ठीक है, फिर हमारे पास बात आ जाती है कि पहली बात, फेशियल अपीयरेंसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ऐसे पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देंगे। कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हमारे पास ऑक्लूजन मैल अक्लूज्ड है, उसको स्पीच में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको टीएमडीज हो रहे हैं, दैट इज योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन। ठीक है, उसको पेन हो रहा है, उसको मैस्टिकेशन में मसला हो रहा है, उसको स्वॉल्विंग में मसला हो रहा है, तो हम इन बच्चों को या इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तीसरा कौन है? वो जो दोज हु आर ससेप्टेबल टू ट्रॉमा।
और पेरिडोंटल डिजीज और टूथ डिके, ठीक है, तो उनको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आगे ना एक बॉक्स दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है ट्रीटमेंट नीड का, इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड, ये रहा, हाइलाइटर दबा हुआ था, पूरा पेज हाईलाइट हो गया है। तो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपके पास 5 ग्रेड्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड दिया है कि हम किन बेसिस पे कहते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ऑर्थो की ट्रीटमेंट की नीड है और इस पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। तो वो 5 ग्रेड्स हैं, आपने यहाँ से पढ़ लेने। ग्रेड 1 वो है जिनको नीड नहीं है, ग्रेड 2 वो है जिनको माइल्ड टू लिटिल नीड है, ग्रेड 3 वो है जिनको मॉडरेट नीड है, ग्रेड 4 वो है जिनको सीवियर नीड है, ग्रेड 5 वो है जिनको एक्सट्रीम नीड है। अब इन नीड्स में क्या कौन कौन सी चीजें कवर होनी चाहिए जिन बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट इन योर बुक। एक एक पॉइंट को मुझे इन डिटेल एक्सप्लेन करने की नीड नहीं क्योंकि बहुत क्लियर साफ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें आगे बात की हुई है क्या, ओके आगे कोई बात नहीं की हुई, दैट वाज योर लास्ट थिंग टू कवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ये वाला चैप्टर 2, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, कोई एक्स्ट्रा चीज हो इस चैप्टर में जो आप लोग को कवर करनी हो, कॉपी पेस्ट कर देना कमेंट में, मैं कर दूंगी। इसके अलावा डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर माई वीडियोज। I go by the name on Instagram. I go by the name of Dr. Barira Mushtaq. Thank you. Allah Hafiz.